जो टॉपिक हम देखेंगे वो टॉपिक होगा रसेल पे। ठीक है, ध्यान से समझना है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन सुनने में आता है कि लोग बच्चे बोलते हैं कि इसको कंफ्यूजन होती है। खैर कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, रसेल में हमें एक चीज को समझना है और वो चीज है परमाणुवाद, तार्किक परमाणुवाद। यानी रसेल की फिलॉसफी में हमें देखना है तार्किक परमाणुवाद को। एक मिनट, थोड़ा मैं इसे पावर दे दूं। तो तार्किक परमाणुवाद को हम देखते हैं किस तरह की समस्या थी और क्या सॉल्यूशन देने की कोशिश करता है। यानी कि तुम देखोगे कि जो तार्किक परमाणुवाद है रसेल का, तो हमें समझना हो क्या है इस चीज को। दूसरा बात कि जब हम इस दर्शन की बात करेंगे तो हम देखते हैं इस दर्शन का लक्ष्य क्या है। रसेल जो दर्शन दे रहा है उसका लक्ष्य क्या है। यानी हमें यहां देखना होगा कि रसेल के दर्शन की ऑब्जेक्टिविटी क्या है। हम देखेंगे रसेल की मेथोडोलॉजी क्या है, मेथड कौन सा यूज करेगा, और देखोगे तुम इसकी मेथोडोलॉजी से, इसकी जो दर्शन की प्रणाली है उससे आगे बहुत सारे दर्शन में तुम्हें काम आएगा। यानी चाहे तो तुम पढ़ लो विटगेंस्टीन का तार्किक भाववाद, लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ठीक है, तो एक चीज देखना है कि रसेल अपने दर्शन में करना क्या चाहता है ना। तो रसेल अपने दर्शन में क्या करना चाहेगा उसको समझने के लिए हमने देखा था एक पहले फिलोसफर हम पढ़े थे, मूर। और मूर के दर्शन में हमने क्या देखा था कि दार्शनिक चाहते क्या है, जो फिलोसोफर है उनके डिजायर क्या है, वो क्या चाहते हैं। यानी दार्शनिक दार्शनिक चाहते क्या है। जब हमने इस क्लास को बताई थी तो एक बात और तुम लोगों को समझाया था कि देखो यहाँ जो दर्शन है वो दो भागों में बंटता है। ठीक है, यहाँ जो दर्शन है वह दो भागों में बंटता है। एक तरफ हमने कहा था संवेदी शास्त्र, यानी कि फेनोमेनोलॉजी। दूसरी तरफ हमने देखा था एनालिटिकल फिलोसफी। यानी जब हम बात संवेदी शास्त्र का करते हैं, ये क्या है। यानी यहाँ पे तुम्हें जो अध्ययन कराए थे, तुम्हें जो सिखाया गया था, तुम्हें जो मैंने पढ़ाया क्लास में जो समझाया, उसमें हमने देखा था कि इसमें हमने चेतना का अध्ययन की बात की थी। यानी हमने देखने की कोशिश किया था कि चेतना का प्रकृति कैसी है, चेतना का नेचर कैसी
चेतना में आने वाले ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है। ये चेतना में कोई ऑब्जेक्ट आती है, उसका नेचर कैसा है। हम ज्ञान तक पहुंचते कैसे। हम यदि बात करें, हम देखते हैं कि हम नॉलेज तक पहुंचते कैसे हैं। यदि स्मृति शास्त्र है तो चेतना का अध्ययन है, चेतना की प्रकृति को लेकर के बात करें, चेतना की प्रकृति कैसी थी, चेतना में जो हमें जिस ऑब्जेक्ट का ज्ञान होता है उसका नेचर कैसा है, हम नॉलेज तक पहुंचते कैसे हैं। एक बात ध्यान रखना है, यह जब हम एनालिटिकल फिलोसफी की बात करेंगे, क्योंकि ये चीजें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर रखी है, हमने आपको क्लास में पढ़ा रखा है। जब हम एनालिटिकल फिलोसफी की बात करते हैं, यहां पर यह समझने का प्रयास करेंगे, तो मैं कलर का चेंज कर दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो हम एनालिटिकल फिलोसफी की बात करते हैं, तो हम यह पहले, यानी हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करते हैं कि दार्शनिक चाहता क्या है ना। तो दार्शनिक कैसा क्या चाहेगा, यहाँ पे चाहेगा वो कि एनालिसिस की प्रणाली है। जब आप किसी चीज का एनालिसिस करते हो, उस एनालिसिस की कोई ना कोई एक प्रणाली है जिससे आप चीजों को एनालाइज करो, यानी विश्लेषण की तकनीक से, विश्लेषण के माध्यम से एक ऐसा दर्शन बनाया जाए। ध्यान से समझिएगा, विश्लेषण एनालिसिस के माध्यम से एक ऐसा दर्शन बनाया जाए जिसकी वोकैबुलरी, जिसकी भाषा, जिसके शब्द ठीक वैसे ही हो जैसा विज्ञान की भाषा होती है। बात को मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ। एनालिटिकल फिलोसफी का उद्देश्य, यहाँ पे दार्शनिक यह चाहते हैं कि जो जो दर्शन है उसकी एनालिसिस की प्रणाली एक ऐसी प्रणाली हो जिससे एक ऐसा दर्शन बनाया जाए जिसकी भाषा में ठीक उसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव हो, सार्वभौमिकता हो जैसा कि विज्ञान की भाषा में। यानी जो जो दर्शन की देखोगे, यदि मैं दर्शन की समस्या की बात करूं, यदि मैं दर्शन की समस्या का बात करता हूं, ध्यान में एक फिलोसोफर का नाम आपको आएगा, उसका नाम है डेकार्ट। डेकार्ट जब पढ़ते हो तो एक फिलोसोफर है डेकार्ट, है ना। डेकार्ट है, प्लेटो है, अरिस्टो, बहुत सारे फिलोसोफर्स। लाइबनिज पढ़ते हो, लाइबनिज में भी है, स्पिनोजा है, लाइबनिज है, ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर हैं। और इन फिलोसोफर की जब हम दर्शन पढ़ाए थे आप लोगों को, तो उसमें हमने देखा था कि हर फिलोसोफर ने ना कुछ अलग अलग शब्द यूज किए थे, जो एक खास करके एक खास पार्टिकुलर दर्शन, दार्शनिक के दर्शन में वो शब्द आपको दिखता है। कहीं पे बात चिदनु का हो रहा है, कहीं पे बात प्रत्यय का हो रहा है ना। कहीं पे बात करेगा मन शरीर का, कोई कहेगा कि क्या उसको बोलते हो, पीनियल ग्रंथि की बात करने लग रहा है। मतलब जो दर्शन दार्शनिक आता है वो अपने अनुसार व्याख्या कर रहा है। कहीं पे चिदनु शब्द लेकर के आ जा रहे हैं। लेकिन जब आप विज्ञान पढ़ते हो, चाहे वो बायोलॉजी पढ़ो, चाहे वो फिजिक्स पढ़ो, चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ो, उसमें कोई शब्द आता है, उसका मीनिंग चाहे तुम इंडियन राइटर के बुक्स में पढ़ो, चाहे फॉरेन के किसी राइटर्स के बुक में पढ़िए, सब में आएगा। कैमरा ऑफ कर लीजिए, ठीक है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। तो उसमें क्या होता है कि हम अलग अलग क्लास में अलग अलग राइटर्स की बुक्स पढ़ते हैं, कोई शब्द हमारे पास आता है तो वो चीजें हमें अलग अलग नहीं दिखती, उसका मीनिंग
अलग अलग नहीं होता है। लेकिन जब दर्शन पढ़ते हो, दर्शन में आप अरस्तु को पढ़े, आपने प्लेटो को पढ़ा, आपने डेकार्ट को पढ़ा, ठीक है, स्पिनोजा पढ़ा, लाइबनिज पढ़ा, तो सब में तुमने देखा होगा कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो पार्टिकुलर एक फिलोसफर में आया है। दार्शनिक चाहते हैं, यहाँ पे एनालिटिकल फिलोसफी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से विज्ञान का अपना एक शब्दावली हो, ठीक वैसा ही शब्दावली दर्शन का भी हो, और उन्हीं शब्दावलियों को लेकर के ये अपना दर्शन दे। जिससे क्या होगा कि दर्शन में सार्वभौमिकता आ जाएगी, यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, मतलब एक रूपता आ जाएगी, हर किसी के अनुसार हर चीज को डिस्क्राइब नहीं। अब जब तक डेकार्ट ना आए तो अपनी बात को ना समझा पाए, जब तक स्पिनोजा आकर अपना नहीं समझाएगा वो नहीं समझा पाएगा, जब तक लाइबनिज आकर के अपनी बात ना समझाए तो नहीं समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि हमें यह ध्यान रखना है कि जो हम समकालीन दर्शन की मैंने बात कर रहे हैं, जब हम बात समकालीन दर्शन का कर रहे हैं तो ध्यान रखो समकालीन दर्शन कब से है। समकालीन दर्शन जब आया है उस समय तक ये उस समय का दर्शन है जब विज्ञान में इंप्रूवमेंट बहुत हाई लेवल पे हो चुका है। ठीक है, विज्ञान का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो बहुत हद तक हो चुका। यानी विज्ञान के विकास को लेकर के बाद, विज्ञान के ग्रोथ के बाद दार्शनिक इस बात से कंसर्न कर रहे हैं कि भैया फिलॉसफी का भी एक ऐसा ही नहीं, क्या करो मेथड बनाओ और वैसा ही स्ट्रक्चर बनाओ, या ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए जैसा कि आपको साइंस में दिखता है, जैसा कि आपको विज्ञान में दिखता है। फिलॉसफी में भी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, जिस तरह से साइंस में ऑब्जेक्टिविटी है, साइंस में भी वस्तुनिष्ठता है। ठीक है, तो उसी तरह से फिलॉसफी में भी वस्तुनिष्ठता हो, बस फिलॉसफी में भी ऑब्जेक्टिविटी हो, यानी वस्तुनिष्ठता लाना चाहते हैं ये लोग। ये नहीं कि जो किसी चीज के बारे में आप बात कर रहे हो तो आपके अनुसार हो उसका मीनिंग, नहीं है ना। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि जैसा वस्तु वैसा ज्ञान, आपके अनुसार थोड़ा ना होगा, वहां तो आप निष्ठता आ जाएगी। आप किसी चीज की व्याख्या अपने अनुसार करोगे, दूसरा कोई किसी चीज की व्याख्या अपने अनुसार कर रहा है। तो यानी हम फिलॉसफी भी यहाँ पे यदि पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे कि चाहे वो फिलॉसफी तुम भारत के किसी कोने में पढ़ लो या इंग्लैंड के किसी कोने में पढ़ लो, उसमें क्या हो जानी चाहिए, एक सार्वभौमिकता होनी, एक रूपता होनी चाहिए। जिस तरह से विज्ञान पढ़ते हो, विज्ञान को जाके कैम्ब्रिज में पढ़े या विज्ञान जाकर के जेएनयू में पढ़े, क्या फर्क पड़ता है? या पटना के किसी, बिहार के किसी यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़े, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विज्ञान की जो डिफिनेशन है, जो विज्ञान में जो शब्दावली की जो सब जगह है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो अलग बात कहोगे कि सर वहां की क्वालिटी अलग है, तो पढ़ाने की क्वालिटी अलग बात हो सकती है, लेकिन जो जिन शब्दों का चयन विज्ञान में किया जाएगा वो हर जगह समान हो। आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर आप इंडिया में पढ़ो, चाहे जा करके आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़िए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे यहाँ बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही बात वहां भी करेंगे। सी लैंग्वेज यहाँ पढ़ाएंगे तो सी लैंग्वेज वहां भी पढ़ेगी। ठीक है, जो ग्रामर का फॉर्मेट यहाँ होगा वहां भी है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई परिवर्तन हो रहा है, लेकिन दर्शन में परिवर्तन कर लोग कर दे रहे हैं। यानी कि फिलॉसफी की लॉजिक की तरह, फिजिक्स की लॉजिक की तरह फिलॉसफी की भी लॉजिक हो। जैसे फिलॉसफी में मान लो भौतिकी हो गया, या मान लो विज्ञान, विज्ञान में मान लो जीव विज्ञान की बात कर लो, किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, कंप्यूटर साइंस की बात कर लो, तो इनमें जिस तरह की लॉजिक है वैसी ही लॉजिक किसमें होना चाहिए, वैसी ही लॉजिक दर्शन में भी होनी चाहिए। यानी दर्शन की भी टर्मिनोलॉजी बना दो, जिस तरह से साइंस की टर्मिनोलॉजी है, फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है, केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है, उसी तरह से आप दर्शन की भी टर्मिनोलॉजी बना दो।
ताकि उसको समझने में, उसको एक्सप्लेन करने में किसी को कोई समस्या न हो। यानी दर्शन को एक ऐसा मेथड बनाया जाए, दर्शन का एक ऐसा मेथड बनाया जाए जिसमें एक डिक्शनरी टाइप का एक शब्दकोश हो, जिससे मान लो सपोज करो हिंदी है, ठीक है, मैं शुद्ध हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी है या अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी का कोई डिक्शनरी ले लेते हो, डिक्शनरी में शब्द जो होते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फॉलो अप करते हो, ऑक्सफोर्ड में डिक्शनरी में जो जो शब्द हैं हर जगह है, उन शब्दों को लेकर के आप आगे कुछ लिखते हो इंग्लिश में भी। अब सवाल ये उठता है कि जब आप शब्दकोश बना लोगे, जब आप किसी चीज की डिक्शनरी बना लोगे, तो उससे क्या होगा, उससे जो चीजें बनेंगी या जिस चीज की भाषा आप तैयार करोगे उसमें भी सार्वभौमिकता और वस्तुनिष्ठता। यदि अलग अलग दार्शनिक, सारे दार्शनिक तो पढ़े ही हो, अलग अलग दार्शनिक यदि उन्हीं शब्दावली से शब्दों का चयन करें, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें जो उन शब्दावलियों में हो, तो फिर उनके दर्शन में एकरूपता आएगी कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, आएगी। ऐसे समझो, जैसे मान लो किसी दार्शनिक है, उसके मन में आया ईश्वर का विचार, है ना, अब उसके मन में ईश्वर का विचार आया, दूसरे के मन में आया आत्मा का विचार, ठीक है, तीसरे ने कह दिया भैया चिदनु है। ये सारी दुनिया की व्याख्या कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि दर्शन में कोई कहेगा प्रत्ययवाद, जब बात करोगे परंपरागत दार्शनिकों का तत्वमीमांसा में, तो आप देखेंगे क्या, ये लोग चाहेंगे कि देखो इन सब शब्दों को ना बाहर कर दो, रखो मत। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन आया, तुमने आत्मा की जिक्र कर लिया, इसका मन आया तो इसने ईश्वर का बात कर लिया, इसका मन आया तो प्रत्यय का बात कर रहा है। तो कह रहा है ये कि इन सबको आगे करो, बाहर करो और विज्ञान और साइंस की तरह शब्दों को बनाओ और उसको आप इसमें यूज कीजिए। यानी ये जो दार्शनिक हैं, जो इस धारा को मानते हैं कि एक शब्दकोश हो, एक व्यवहारिक शब्दकोश हो, सार्वभौमिक हो, तो वस्तुनिष्ठता हो, वो चाहते हैं कि जो परंपरागत फिलोसफी है, जो रूढ़िवादी फिलोसफी है, जो उससे मेटाफिजिक्स को हमें अलग कर, यानी दर्शन में एक वस्तुनिष्ठ सार्वभौमिक प्रणाली का वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, आविष्कार करना चाहते हैं। यानी दार्शनिकों का तरीका भी एक यूनिवर्सल हो जाएगा। दार्शनिक यदि किसी चीज की व्याख्या करेंगे तो उनकी तरीका यूनिवर्सल हो जाएगी। यानी एक बात क्लियर होता है कि रसेल चाहता है, रसेल देखोगे रसेल चाहता है कि हम भाषा में वापस जाए, लैंग्वेज में, यानी कि भाषा में वापस जाए। अभी देखते हैं क्या करेगा वो। देखो सबसे पहले अगर हम यह ढूंढ लें कि भाषा सार्थक कब होती है, हम ढूंढ लें कि भाषा सार्थक कब होती है, तभी हो पाएगा। ये जब भाषा सार्थक ही नहीं हो पाएगी तो फिर हम कैसे करेंगे इसको।
और मान लो कोई बोल रहा है कोई बात, तो पता तो चले ना ये सार्थक है कि निरर्थक भाषा है। हमें सार्थक और निरर्थक भाषा ही ना पता चले तो फिर हम इसको कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमें तो पहले तो भाषा का सार्थकता का पता चल जाए। और यदि हम जब हमें सार्थकता पता करना, तो यदि हम यह आधार ढूंढ ले, ध्यान से समझिए, बहुत कंसेप्चुअल है, आगे दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान कान खोल करके, कैमरे सबके ऑफ है, तो ऐसा नहीं कि रजाई के अंदर सर डाले और नींद ले रहे हैं, कान में लगा लिए हैं कि लता मंगेशकर की आवाज में गाना सुनाया जा रहा है। हमारी आवाज लता मंगेशकर जी के जैसा नहीं है, ना ही किशोर कुमार और मुकेश के जैसा, लेकिन हाँ हिटलर के जैसा भी नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आराम से आंख खुली होना चाहिए, स्क्रीन पे लगा हो, और कान अटेंटिव मोड में, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो अब ये बात हुई कि भाषा कब सार्थक होती है, भाषा कब निरर्थक होती है, इसका हम आधार ढूंढ लें कि कोई भाषा कब सार्थक होगी, तो हम पता कर लेंगे कि दर्शन में कौन सा सिद्धांत सार्थक है और कौन सा सिद्धांत निरर्थक है। क्यों? यदि किसी ने, कोई भी दार्शनिक है, यदि किसी ने कोई भाषा दिया है, कोई दर्शन दिया है, तो कोई ना कोई भाषा उसका प्रयोग किया है, वो शब्दों का चयन किया है, भाषा का प्रयोग किया है। और हमें यह पता चल जाए कि भाषा कब सार्थक होती है और भाषा कब निरर्थक होती है, तो निरर्थक भाषा निरर्थक भाषा वाले दर्शन को हम अलग कर सकते हैं, सार्थक को अलग कर सकते हैं, यानी फिल्ट्रेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते हमें ये तो पता चल जाए ना कि भाषा कब सार्थक होती है, कब निरर्थक होती है, भाषा का आधार क्या है सार्थक होने का, ठीक है। यानी ये देखोगे एक तरह से हाइपोथेटिकली इस बात पे टिका हुआ है दर्शन, कि भाषा, यहाँ पे कि भाषा और जगत आपस में जुड़े हैं। दर्शन मानता है कि हाइपोथेटिकली कि भाषा में, मान लो कि जगत और भाषा आपस में जुड़े हुए हैं। यानी जब हम बात यानी जब हम बात लैंग्वेज और रियलिटी का करते हैं, जब हम बात लैंग्वेज और रियलिटी का करते हैं, मतलब भाषा और जगत की करते हैं, तो हमारा आपस में इनके बीच में क्या है, लिंक है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। यानी लैंग्वेज में हमेशा जगत के बारे में बात, अगर जगत के बारे में कोई चीज होगी, कोई बात कही जाएगी, तो भाषा सार्थक होगी। और यदि जगत के बारे में कोई बात नहीं कही जाएगी, तो भाषा निरर्थक होगी। ध्यान से समझिएगा, यदि आपस में लिंक है, तो कोई तुम भाषा में कोई बात बोल रहे हो, तो जगत में होना चाहिए, जगत से जुड़ा होना चाहिए। लेकिन तुम भाषा में जिस बात का बात कर रहे हो जगत में जुड़ा हुआ नहीं। यहाँ मतलब क्या है, यहाँ जगत का मतलब ब्रह्मांड से है, ठीक है। जगत का मतलब मैं ब्रह्मांड से मान रहा हूं। तो जब कोई दार्शनिक, ध्यान से सुनना, जब कोई दार्शनिक यह बात करेगा तत्वमीमांसा में कि वह जगत के बारे में कोई बात रख रहा है या कोई बात कर रहा है, और हम कोई ऐसी प्रणाली सीख लें, कोई ऐसा एनालिसिस का वे मेथड सीख लें, जिससे हम ये जान लें ये जो बात कर रहे हैं, यह बात जगत के बारे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम यदि बात यह पाए ये जो बात कर रहे हैं वो जगत के बारे में है, तो हम कहेंगे कि जो दार्शनिक महोदय जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या जो बात कह रहे हैं वो सार्थक है, अदरवाइज ये निरर्थक है। यदि वो भाषा निरर्थक है,
तो दर्शन से उसको हटा दो, एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी, हटा दो। यदि वो सार्थक है तो दर्शन में रखो। यानी रसेल महोदय एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसा मेथोडोलॉजी बनाना चाहता है जिस मेथोलॉजी से यह पता कर लो कि किस फिलोसफर की थ्योरी मीनिंगफुल है और किस फिलोसफर की थ्योरी मीनिंगलेस है। ये है कहानी रसेल। रसेल चाहता है कि कोई एक ऐसा दर्शन बना लो, एनालिसिस बना लो, तरीका बना लो, मेथोडोलॉजी बना लो, विधि बना लो, सिस्टम बना लो, जिससे यह पता चल जाए कौन सा दार्शनिक का, किस दार्शनिक का दर्शन सार्थक है और किस दार्शनिक का दर्शन सार्थक नहीं। यानी दर्शन में वो क्या मानता है, थोड़ा सी लॉजिकली सोचोगे तो रसेल दर्शन में क्या मानता है। वो मानता है कि दर्शन से जैसे जैसे मीनिंगलेस मीनिंगलेस चीजों को हटाते जाओगे तो दर्शन से जो इमेजिनरी है, जो काल्पनिक चीजें हैं, काल्पनिक चीजें, इमेजिनरी थिंग्स क्या हो जाएंगे, हटते चले जाएंगे। सारे काल्पनिक चीजें, इमेजिनरी चीजें दर्शन से हटते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले ही से मानते आ रहे हैं ना भाई कि दर्शन और भाषा आपस में कैसा है, जुड़ा हुआ है। यदि तुमसे अब मैं पूछूं, जो शुरू में अभी क्लास में मैंने बोला कि रसेल का उद्देश्य क्या है, रसेल का लक्ष्य क्या है, रसेल अपने दर्शन में करना क्या चाहता है, तो अब तुम अच्छे से बता सकते हो। रसेल का लक्ष्य काल्पनिक चीजों को बाहर करना चाहता है। जगत में जो होगा उसके बारे में भाषा में बात करोगे। नहीं होगा जगत में, क्यों? क्योंकि मान के चल रहे हो हाइपोथेटिकली कि जगत और भाषा आपस में जुड़ा हुआ है। यदि जगत में जो भाषा में बात करो जगत में है तो भाषा आपकी सार्थक होगी, और ये जगत में नहीं है तो भाषा आपकी निरर्थक होगी। और जो जगत में नहीं होगा और तुम उसके बारे में बात करोगे तो क्या कहेंगे, देखिए आपकी भाषा दर्शन निरर्थक, आपका दर्शन निरर्थक। यहाँ पे एक बाउंड्रीज क्रिएट हो जाएगी। बाउंड्रीज क्या होगा कि हम क्या कह सकते हैं और हम क्या नहीं कह सकते हैं। जो सार्थक चीजें होंगी उसी को आप कह सकते हो, जो निरर्थक चीजें होंगी उसे आप नहीं कह सकते। यदि कोई दार्शनिक दर्शन में जब भी कोई बात करेगा तो रियलिटी के बारे में बात करेगा, उसमें ऑब्जेक्टिविटी होगी, सब्जेक्टिविटी नहीं होगा। यानी सब्जेक्टिविटी की कोई जगह नहीं रहेगी, आत्मनिष्ठता की कोई जगह नहीं रहेगी, वस्तुनिष्ठता, केवल ऑब्जेक्टिविटी बचेगी। और दर्शन का लक्ष्य क्या हो गया, रसेल कैसा बनाना चाहेगा, रसेल चाहता है कि भाषा और जगत के संबंध का पता लगाए। और कब, अब ये दिखाना होगा रसेल को, क्योंकि देखो रसेल ने बता तो दिया कि ये काम करेंगे, लेकिन रसेल को बताना पड़ेगा ना भाई, कहने से थोड़ी ना होगा कि तुम जो कर दोगे वही होगा, बताओ। यानी उसे अब ये बताना पड़ेगा ना कि भाषा में सार्थकता आती कहाँ से है। यदि आप सार्थकता की बात कर रहे हो
आप बताओगे ना कि सार्थकता आती कहाँ से है, सार्थकता आती कहाँ से है? और सार्थकता आ कहाँ से रही है? जगत से, क्योंकि हम जो भाषा में बोल रहे हैं वो चीजें जगत में हो, जगत से आ रही हैं। अगर ये कोई साबित कर दे या कोई बता दे कि कोई बात निरर्थक है कि सार्थक है, वो तब हम कह सकते हैं कि भैया ये जो दार्शनिक हैं, ये जो बात जो कर रहे हैं वो बात सार्थक है या निरर्थक है, वो जो बात कर रहे हैं वो जगत के बारे में है भी कि नहीं। एक तरह से ये हो गया कि कौन सी बात दर्शन में रखी जानी चाहिए और कौन सी बात दर्शन में नहीं रखी जानी चाहिए। यानी एक तरीके से यह देखोगे कि रसेल ने एक मॉडल खड़ा करने की कोशिश किया है, एक मॉडल बनाने की कोशिश किया है जो यह बता देगा कि जगत के बारे में दर्शन में क्या कहा जाना चाहिए और क्या कहा नहीं जा सकता, क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं कहा जा सकता। कोई भी फिलोसफर अब आगे से फिलोसफी देने से पहले सोचेगा यदि इस मेथड को फॉलो करें तो हम अपनी काल्पनिक चीजों को, मानसिक चीजों को, मनगढ़ंत चीजों को रख सकते हैं या नहीं रख सकते। ये बाउंड्रीज उनको क्रिएट हो रहा है, एक सीमा लाइन का निर्धारण हो रहा है। आप क्या कह सकते हो और क्या नहीं कह सकते हो, है ना। जिस प्रकार से साइंस में मान लो विज्ञान है, तुम्हारा रसायन विज्ञान है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, उसमें जो टर्म यूज करते हो, जो भी शब्द यूज करते हो, टर्मिनोलॉजी यूज करते हो, वो भी तो हम पहली बार सुनते हैं ना भाई, है ना। ऐसा तो नहीं है कि बायोलॉजी में कोई शब्द सुने हो, सेल है माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसा तो नहीं कि रोज रोज सुने हो, पहली बार सुनते हो। तो जब पहली बार सुनते हो तो क्या करते हो? हुँ? जब भी कोई शब्द है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कोशिका हो गया, पहले तो सुना नहीं था। जब नाइन्थ में बायोलॉजी में पढ़े या सेवेंथ में बायोलॉजी पढ़े तभी ना पहली बार शब्द को सुने। लेकिन जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसका मीनिंग सभी लोग एक समान समझता है। जब तुम कोशिका मैंने बोला तो तुम सब लोग कोशिका समझ गए, सबको सेम मीनिंग समझ में आया। क्यों? क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजी को हमने स्टैंडर्ड बना दिया। यदि मैं टाइम की बात कर, समय जब बोलूंगा तो सबको एक जैसा समय समझ में आएगा कि सब बोल क्या रहे हैं, समय, टाइम, क्योंकि तुमने टाइम को स्टैंडर्ड बना दिया। केजी, ग्राम बोल रहे हो, है ना। टाइम का देख तो ऐसा ही मात्रक होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेकंड, सेकंड बोलते हो। टेम्परेचर का केल्विन है। तो जब ये सब स्टैंडर्डाइज चीजों को यूज करते हो, अब गाँव में क्या होता है, एक शेर, दो शेर, एक शेर गेहूं, एक शेर चावल दे, शेर बोलोगे तो सबको थोड़ी ना समझ में आए। वो तो आप अपनी बोलचाल भाषा में अपने अपने लोकल एरिया में यूज कर लेते हैं। लेकिन आप बाबू इसी रेस्पेक्टिव स्टेट से बाहर निकलो, नहीं समझ में आएगा किसी को शेर। कभी कभी सब्जी वाला से बोलो एक पाव दे दो, डेढ़ पाव दे दो, सब्जी वाला तो समझ में आ जाएगा, लेकिन सामने वाला को नहीं समझ आता एक पाव का मतलब क्या। 250 ग्राम बोलोगे समझ में आ जाएगा, एक पाव बोलो तो समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब हमने इन सब चीजों का क्या कर दिया, हमने एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया। जब हमने इनकी स्टैंडर्डाइजेशन की तो सबके लिए समझ एक जैसी हो गई, सबको एक जैसा समझ में आ रहा है। लेकिन अब प्लेटो बात करे प्रत्यय का और तुम कहो कि सर दिखाइए हमको कहाँ है प्रत्यय। प्लेटो कहेगा कि देखो दूसरी दुनिया में प्रत्यय रहता है। लाइफ में आके कहेगा कि देखो हम चिदनु है, बोलो कहाँ चिदनु है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बता पाओगे। कहाँ बताओगे? प्रत्यय की बात करोगे कहाँ दिखाओगे? तो कहने का मतलब है कि जब तक प्लेटो आके अपना प्रत्यय न समझाए, जब तक लाइबनिज अपनी चिदनु की बात ना समझाए, नहीं समझ में आएगा।
क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया। और हमें इन चीजों की समझ नहीं आएगी। भी हमें प्रत्येक आइडिया की हम बात करें, चिन्हों की बात करें, तो जब तक जिसने बोला है शब्द को वो न समझाए। यानी जब हम कोशिका की बात करते हैं तो सबको समझ में आ गया कि सेल की बात कर रहे हैं, लेकिन जब मैं चिदुनु की बात करूं तो सबको समझ में ना आएगा, स्टैंडर्डाइजेशन है नहीं। यानी रसेल चाहता है कि साइंस की तरह फिलॉसफी में भी स्ट्रक्चर हो, जहां कोई बात कही जाए तो वो हमारी मर्जी पर ना हो, हमारे मर्जी पे वो डिपेंड ना हो। जहां कोई बात कही जाए तो सबके लिए एक समान होने चाहिए, हमारी मर्जी पे नहीं। इसका अर्थ हुआ कि वो चीजें वेरीफाइड होना चाहिए। यानी फिलॉसफी में जो बात कही जाएगी वो खुद नहीं समझा जाएगा जब तक लोग समझ नहीं पाएंगे। यदि आप खुद ही समझोगे, खुद ही समझाओगे, वो नहीं। अब चिदुनु बताओ, लाइबनिज के अलावा कौन बताए? लेकिन सेल के लिए अब क्या लेके आओगे? सेल को जिसे खोजा उसको स्टैंडर्डाइज तुमने कर दिया, उस बॉडी पार्ट पार्टिकुलर चीज को सेल बोलते हैं। सेल का मतलब क्या है, सबको समझ में आ रहा है। तो भैया वही विज्ञान में देखोगे कि वही बात किया जाता है जो सबको समझ में आ जाए, है ना। लेकिन फिलोसफी में वो बात किया जाता है जो सबको समझ में नहीं आता है। फिलोसफी में आप अपने अपने दर्शन अपने अनुसार दे रहे हो। तुमने ईश्वर को किसी और सेंस में यूज कर लिया, किसी ने जगत के निर्माण में चिदुनुओं की बात कर लिया, कोई आया तो उसने कहा कि आइडिया है, प्रत्यय है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। क्यों? मैं नहीं कर रहा हूँ, रसेल कह रहा है। और रसेल चाहता है भैया कि ऐसा करो जिस तरह से विज्ञान के अंदर में एक रूपता है, विज्ञान के अंदर में ऑब्जेक्टिविटी है, विज्ञान के अंदर में सार्वभौमिकता है, उसके शब्दों का एक टर्मिनोलॉजी है, एक शब्दकोश है। उसी प्रकार से फिलोसफी में भी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। कौन सी बात कही जाए, कौन सी बात ना कही जाए। यानी जो बात कही जा रही है उसकी सार्थकता को प्रमाणित करना पड़ेगा, वेरीफाइड करना पड़ेगा। कब किस आधार पे कोई बात सार्थक है, कौन से बात सार्थक नहीं है, ये पता चल जाए तो हम दर्शन से उसको हटा देंगे। जो निरर्थक उसको हटा लेंगे, जो सार्थक उसको रखेंगे। जब निरर्थक चीजों को हटाते चल जाएंगे तो दर्शन से काल्पनिक बातें, काल्पनिक चीजें। अब बताओ यहाँ तक किसी को समझ में आया है नहीं? बोलिए। जी सर, आ गया। चलो बढ़िया है, आ गया। मैंने तो बहुत आसान से समझाने की कोशिश किया है, और ऐसा ही है, ज्यादा टफ नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ये नहीं कि फिलोसफी आज पढ़े और 15 दिन नहीं पढ़ोगे तो ये हवा हवा ही हो जाएगा। थोड़ा सा सुनना करो। ऐसा मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, इसको अपलोड कर देंगे, तो आप लोग भी अपना देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। ठीक है। अब यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो पूछो।